8 काफ़ी लोग हैं। चलिए। आज के इस काव्यांजलि कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत है। सभी को सादर प्रणाम। बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ मैं इस वक्त कि ये दूसरा अवसर है जब मुझे इस मंच पे आने का मौका मिला हुआ है। हम सभी लोग जिस तरह से साहित्य और कलाओं की दुनिया की ओर प्रवृत्त हुए हैं, उनकी तरफ हमारी रुचि बढ़ी हुई है। उनकी तरफ हम लोग जिस तरीके से काम करना शुरू किया है, यह एक किस्म से इस बात का संकेत है कि हम जो वैश्य समाज के लोग हैं, हमारे अंदर भी उतनी ही गहरी संवेदनाएं, उतनी ही गहरी करुणा, उतना ही प्रेम है जो एक मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने के लिए आवश्यक होता है। मुझे लगता है कि आवाज़ शायद अब ठीक आ रही होगी। आदरणीय श्री प्रभु नारायण जी, आदरणीय अजय भैया, श्री विजय भैया, अनुज जी, सत्यम जी, प्रीति, आप सब यहाँ पे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। आवाज़ ठीक आ रही है? अब शायद आवाज़ ठीक आ रही होगी। जी भैया बताएं, अजय भैया, आवाज़ ठीक आ रही है? चलिए जी, शुरू कर सकते हैं हम। मैं बात कर रहा था कि हम लोग साहित्य और कलाओं की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से साहित्य और कलाएं मनुष्य को परिपूर्ण बनाती हैं, वे उसके अंदर एक गहन चेतना, करुणा, प्रेम, उन सारे चीज़ों को शामिल करती हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि जो व्यक्ति साहित्य और कलाओं की ओर होता है, वह कभी विध्वंस की ओर नहीं, बल्कि एक सृजन की दिशा में ही आगे बढ़ता है। तो वैसे भी हमारा समाज सर्जक समाज रहा है। सर्जना हमारे जीवन में कहीं गहरे घुसी हुई है, कहीं गहरे छुपी हुई है। जी भैया, अब ठीक है आवाज़ मेरी? तो बहरहाल दूसरा अवसर मुझे मिला। आदरणीय श्री प्रभु नारायण जी ने काफ़ी दिनों पहले मुझसे कहा था, तो मैं सबसे पहले तो उनसे क्षमा चाहता हूँ और नीमा दर्पण की पूरी टीम के साथ भी से भी क्षमा चाहता हूँ कि लगभग 3 माह पहले मुझे कहा गया था, कुछ पारिवारिक मुश्किलें थी, स्वास्थ्य की दिक्कतें थी, तो बार बार मैंने 2 बार तो मना किया। तो मुझे लगा कि शायद ये मैंने ठीक नहीं किया था, पर मेरी मुश्किल भी थी कि मैं उस वक्त आप सबके साथ शामिल भी नहीं हो पा रहा था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है, नीमा दर्पण मंच, जहाँ से ये लगातार हम लोग साहित्य की इस
परंपरा में लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, लोग जोड़ते भी जा रहे हैं। बल्कि यहाँ तक मैंने महसूस किया है कि बहुतेरे लोग इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को देखते हुए, सुनते हुए लोगों ने पढ़ना शुरू किया और लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़े बड़े संगठन ऐसे काम को शायद नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो साहित्य के बड़े संगठन हैं, वे जो वर्कशॉप और इस तरीके के आयोजनों को करते हैं और फिर उसमें से तलाश करते हैं कि कितने लोगों ने अब लिखना शुरू किया है, कितने लोग इस मेन स्ट्रीम में आए हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ के और हमारे प्लेटफॉर्म को अगर हम देखें तो हमारे यहाँ काफ़ी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। और कुछ लोगों को तो लिखते हुए देखते, पढ़ते हुए देख के मुझे बड़ा अचरज भी होता है कि वह इतने कम समय में ये बहुत अच्छा कैसे लिख पा रहे हैं। ये बहुत नए किस्म के विचार, नए तरीके से अपनी बात को कहना, नए तरीके से वो चीज़ों को देखना, ये एक बड़ी उपलब्धि की बात होती है। तो हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और मैं अपनी ही कहूँ तो कविता से मेरा कोई गहरा सरोकार बहुत पुराना नहीं रहा है। तो शायद इस तरीके का मंच मुझे भी मिला तो मैं भी इस दिशा में आगे बढ़ा हूँ। तो मैं इस मंच को बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि कम से कम मेरे अंदर एक गहरी चेतना कविता के प्रति पैदा हुई। आवाज़ ठीक आ रही है? इसको कैसे करें? माइक थोड़ा पास कैसे हो जाएगा ये? हाँ, जोर से बोलना है जी। तो शुरुआत की जाए कविता से। फिर बीच बीच में और भी मैं बातचीत हम लोग करेंगे। बीते 1.5 साल, मतलब पहली बार जब मार्च 2020 में जब कोरोना महामारी का हमारे यहाँ आना हुआ और उसके बाद से लेके अब तक अगर हम पूरे इस कालखंड को देखते हैं तो इस पूरे कालखंड को 2-3 हिस्सों में बांटा बड़े आसानी के साथ जा सकता है। ढेरों मुश्किलें, उन मुश्किलों के बीच हमने सृजन की परंपरा शुरू की। अब आप देखिए कि जब आदमी परेशान हो रहा हो, घर से बाहर नहीं निकल रहा है, बंद है सब में, जो उसको मिल रहा है उसमें गुजारा कर रहा है, उन मुश्किल भरे दिनों में हमारा समाज कितना सृजनशील है कि उसने कविता जैसा एक लिखने पढ़ने की शुरुआत करा दी। तो मेरा ये मानना है कि हमारी मुश्किलें भले ही कितनी रही हों, पर यदि हमारे अंदर कहीं सृजन का बीज है, कहीं हमारे अंदर सकारात्मक सोचने की क्षमता है, कहीं हमारा समाज सकारात्मक वातावरण से भरा हुआ है, तो हम उन मुश्किलों को भूलते हुए सृजन की ओर किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये इस पूरे दौर में हम सब ने देखा हुआ है। तो कोरोना काल की जब शुरुआत हुई तो उस दौर से लेके अभी मार्च अप्रैल का जो बड़ा भीषण भयावह दौर था, उस दौर को कहीं मैंने लिखने की कोशिश की है। तो उस पर कुछ 2-3 कविताएं हैं। तो पहली कविता आपके साथ है, सुनिएगा। ये शुरुआती दौर की, और जब इस पूरी कविता को देखेंगे तो कहीं कोरोना की शुरुआत की बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी।
दिनेश भैया, अच्छा लगा आप आए। नितिन भाई, पंकज जी, चलिए अब आप सबके साथ मेरी पहली ये रचना है, सुनिएगा। देखता हूँ स्वप्न, देखता हूँ स्वप्न कि बड़े उत्सव के साथ गढ़ा जा रहा है शहर में सन्नाटा। सायरन बजाती गाड़ियाँ, बूटों की ठक ठक, कोट व कुर्तेधारियों की अपीलें, सभी जुटे हैं प्राणपण से। देखता हूँ सन्नाटे को ज़रूरी बताने हो रही हैं कवायदें। देखता हूँ सन्नाटे को ज़रूरी बताने हो रही हैं कवायदें, भय और प्रेम से सिखाई जा रही हैं ढेरों ढेर बातें। घरों के भीतर, बहुत भीतर छुप जाने के आदेश, देखता हूँ घुस आया है एक भयानक लाल लाल आँखों, लंबे पैने दांतों वाला महादैत्य, जो चबा रहा है एक एक को पकड़कर। देखता हूँ घुस आया है एक भयानक लाल लाल आँखों, लंबे पैने दांतों वाला महादैत्य, जो चबा रहा है एक एक को पकड़कर। मची हुई है तबाही, भाग रहे हैं लोग, बिलखते सिसकते, कटे हाथों व पैरों लिए लहूलुहान। चारों ओर लग गया है सजी धजी लाशों का मेला, किंतु मौन ओढ़े सन्नाटा नहीं दे रहा है इजाज़त ज़मीन में दफन होने उन्हें। तभी आसमान चीरती टिटहरी टिहटिहाती है ज़ोर से, गौरैया मचाती है चहचहाहट, टूट जाती है नींद। सोचता हूँ मैं, क्या हो सकता है यह सच? ये कोरोना काल का शुरुआती दौर था, किस तरीके से लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन के बाद में सरकारी और गैर सरकारी लोगों की बातें हो रही थी, उस पूरी दृश्य को कहीं आप सबके सामने रखने की कोशिश है इस कविता में। ये धन्यवाद आप सबका। संगीता जी धन्यवाद, प्रभु नारायण जी धन्यवाद आपका, प्रीति स्नेह बिंदु धन्यवाद, नीर गोलू भाई धन्यवाद आपको भी, सत्यम भाई धन्यवाद। चल इससे जुड़ी हुई एक और कविता, इसका कोई शीर्षक नहीं है, शीर्षक भी ही नहीं है कविता। जो मारे जा रहे हैं रेल मोटर गाड़ियों, राह चलते या भूख से। अब ये दूसरा दृश्य देखिएगा आप इसी से। जो मारे जा रहे हैं रेल मोटर गाड़ियों, राह चलते या भूख से, असभ्य हैं वे सभी, सभ्यता से कोसों दूर, वे नहीं जानते सभ्य लोक के शिष्टाचार। वे नहीं जानते सभ्य लोक के शिष्टाचार, दुनियावी दांव पैंच राग रंग। दुनियावी दांव पैंच राग रंग, यहाँ तक कि मर जाना भी। वे नहीं जानते कि उनके इस तरह मर जाने से पिघलेंगे नहीं संवेदना के पहाड़। वे नहीं जानते कि उनके इस तरह मर जाने से पिघलेंगे नहीं संवेदना के पहाड़, बदलेंगे नहीं कायदे कानून, ना ही राजधर्म। वे यह भी कतई नहीं जानते कि उनके इस तरह मर जाने से सभ्य लोक में असभ्यों की मृत्यु पर आंसू बहाना भी असभ्यता ही होती है। वे यह भी कतई नहीं जानते कि उनके इस तरह मर जाने से सभ्य लोक में असभ्यों की मृत्यु पर आंसू बहाना भी असभ्यता ही होती है। एक बीच में ये इस तरीके का भी एक दृश्य उपस्थित हुआ था, जब एक
बैतूल के या कहाँ उसके पास में रेल से बहुत सारे लोग कट के मारे गए थे, बसों से लोग जा रहे थे, उसमें मारे जा रहे थे। इस तरीके का भी एक दृश्य उस काल में उपस्थित हुआ था। ये शायद कोरोना का प्रथम दौर था। इस पूरे दौर को जी धन्यवाद भैया। अब ठीक है, आवाज़ नहीं है ये। दो दृश्य को ऐसे फंसा देते हैं तो शायद ठीक है जी। दो दृश्य और इस कविता का शीर्षक है मृत्युत्सव। कोरोना का जो अंतिम दौर था, जो हम लोगों ने अभी पिछले वर्ष ने अभी 2-3 महीने पहले, पिछले 2-3 महीने पहले ही देखा हुआ है, किस तरीके से भयावह था, किस तरीके से हमारी संवेदनाओं को उसने झकझोर के रखा था, किस तरह से हमारे बीच से लोग जा रहे थे। उस पूरे को कहीं व्यक्त करने की एक कोशिश है। सुनिएगा आप सब जरा। कविता का शीर्षक है मृत्यु उत्सव। वे जा रहे हैं चुपचाप, वे जा रहे हैं चुपचाप, एक एक कर बिन बताए। रहस्यमयी सा है उनका इस तरह जाना। वे जा रहे हैं चुपचाप, एक एक कर बिन बताए। रहस्यमयी सा है उनका इस तरह जाना। संभव है मृत्यु की क्या हुआ? संभव है मृत्यु की देवी ने फुसलाया हो, या यम द्वार पर हो रहा हो कोई उत्सव, या हमारी हरकतों से ही हो गए हो नाराज। संभव है मृत्यु की देवी ने फुसलाया हो, या यम द्वार पर हो रहा हो कोई उत्सव, या हमारी हरकतों से ही हो गए हो नाराज। संभावनाएं अनंत हैं। वे नहीं जानते कि उनके इस तरह चले जाने से प्रार्थनाएं हो रही हैं प्राणहीन। वे नहीं जानते कि उनके इस तरह चले जाने से प्रार्थनाएं हो रही हैं प्राणहीन। कोटि कोटि देवता भी हो चुके हैं निस्सहाय। बस दौड़ रहे हैं काली गोरी कच्ची पक्की सड़कों पर। काले मोटे तगड़े नथुने फुलाए, तेल पुते भारी भरकम भैंसे। बस दौड़ रहे हैं काली गोरी कच्ची पक्की सड़कों पर। काले मोटे तगड़े नथुने फुलाए, तेल पुते भारी भरकम भैंसे। अगला और दृश्य देखिए। नीलिमा खो चुका है आकाश, नीलिमा खो चुका है आकाश। प्राणवायु दुबक छुप गई है धरती की किसी काली गहरी गुफा में। धधकती चिताएं बढ़ा रही हैं धरती का ताप। वे नहीं जानते कि उनका जाना एक तरह का जाना नहीं है। उनका जाना एक का जाना नहीं है। चले जाते हैं हजारों हजार बच्चों के स्वप्न। चली जाती हैं खिलखिलाते फूलों की खुशबू, और कटकर गिर जाते हैं उड़ान भरते पक्षियों के पंख। कि उनका जाना एक का जाना नहीं है। चले जाते हैं हजारों हजार बच्चों के स्वप्न। चली जाती हैं खिलखिलाते फूलों की खुशबू, और कटकर गिर जाते हैं उड़ान भरते पक्षियों के पंख। बहुत सारे लोग बेघर हुए, बहुत सारे लोगों अनाथ हो गए, बहुत बच्चे। कितनी सारे बच्चों की जो उम्मीदें थी, कितने सारे लोगों की उम्मीदें थी, वो भी इस पूरे दौर में नष्ट हुई। इसे कहीं कहने की कोशिश। कृपेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग भाई बहुत धन्यवाद आपको भी। नीरज भाई धन्यवाद आपका भी। अगली कविता जो है वो भी इसी से जुड़ी हुई है। इस कविता को पढ़ने से पहले
मणिकर्णिका के बारे में थोड़ी सी मैं बातचीत करूंगा कि बनारस में एक मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ व्यक्ति का अंतिम संस्कार तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। और उसके पीछे बहुत सारे कारण हमारे धर्मशास्त्रों में बताए जाते हैं, लोग भी उसकी चर्चा करते हैं। तो उस मणिकर्णिका को किस तरीके से विस्तार हुआ उसका जरा उसका उल्लेख है इस पूरी कविता में। पवन जी धन्यवाद आपको। शशि जी आपका भी धन्यवाद। चलिए, इस कविता का शीर्षक ही है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका आखिर तुमने बांट ही दी अपनी पवित्रता पूरी धरती पर। वहाँ चिताएं बुझती नहीं हैं, और वही कुछ हुआ था इस पिछले 2-3 महीने पहले अप्रैल और मई के दौर में, कि शमशान घाट में लगातार चिताएं जली। खुद मैंने देखी उस पूरे दौर में कि वो सब दृश्य आप सबने भी देखा है, कितना भयावह था। तो देखिए इस कविता में किस तरीके से वो आता है। मणिकर्णिका आखिर तुमने बांट ही दी अपनी पवित्रता पूरी धरती पर। सब जगह ऐसा लग रहा था कि ये मणिकर्णिका ही है। तनिक भी नहीं रखा इस बात का ख्याल कि हरिश्चंद्र ने किया था तुम्हारा सम्मान। मणिकर्णिका आखिर तुमने बांट ही दी अपनी पवित्रता पूरी धरती पर। तनिक भी नहीं रखा इस बात का ख्याल कि हरिश्चंद्र ने किया था तुम्हारा सम्मान। कि गंगा करती है जलाभिषेक नित्य तुम्हारा। कि डोम राजा कहाँ कहाँ भटकेंगे कर वसूलने। जरा सोचो कि तुम्हारे तट से महाप्रयाण के लिए कितना कितना इंतज़ार करते हैं लोग अब भी। मणिकर्णिका जब बांट ही चुके हो तुम अपनी पवित्रता, तो देखो पसर रहा है चीत्कार हाहाकार चारों ओर। धुएं के गुबार नीले आसमान को कर रहे हैं कालीमा युक्त। उल्लू गिद्ध व लोमड़ियाँ मिलकर गा रहे हैं खुशी के गीत। प्रार्थनाओं के शब्द भी जर्जर हो त्याग रहे हैं देह। ये पूरा दृश्य उस समय निर्मित हुआ। मणिकर्णिका जब बांट ही चुके हो तुम अपनी पवित्रता, तो देखो पसर रहा है चीत्कार हाहाकार चारों ओर। धुएं के गुबार नीले आसमान को कर रहे हैं कालीमा युक्त। उल्लू गिद्ध व लोमड़ियाँ मिलकर गा रहे हैं खुशी के गीत। प्रार्थनाओं के शब्द भी जर्जर हो त्याग रहे हैं देह। मणिकर्णिका क्या कुछ किया जा सकता है अब भी कि बची रहे केवल तुम्हारे ही तट की पवित्रता, और बचाया जा सके अश्रु सैलाब से इस खूबसूरत हरी भरी धरती को। और बचाया जा सके अश्रु सैलाब से इस खूबसूरत हरी भरी धरती को। ये उस पूरे दौर का चित्रण है जो हम सब लोगों ने भोगा। और उस भयावह स्थिति में भी मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने अपनी रचनाएं, किसी ने गद्य में तो किसी ने पद्य में, कुछ बहुत अच्छी कहानियां भी इस दौर में आई, जिन्होंने इस पूरे के पूरे दृश्य को बड़े खूबसूरती के साथ सामने रखा है। तो इस तरीके से ये कोरोना का एक दृश्य था। तो अब हम लोग थोड़ा आगे को चलें कि एक कविता अब बहुत वैसी हुई थी बात, अब एक सामान्य सी बातचीत करेंगे हम इन दो कविताओं में।
मैसेज ठीक है क्या? इसमें दिख नहीं रहे थे। चल, चलिए ये एक दृश्य देखिएगा किस तरीके से वर्तमान में या एक पूरे सभी दौर में ऐसा कुछ होता है कि जब एक हम लोग बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं हम अपने जीवन में पाल लेते हैं, तो किस तरीके से हमारे अंदर के जो मानवीय गुण होते हैं वो नष्ट होते हैं, उनको कहने की एक कोशिश है इसमें। धूप अब भी आती है मेरे कमरे में, धूप अब भी आती है मेरे कमरे में, बैठती है बिस्तर पर तकिए के सहारे। धूप अब भी आती है मेरे कमरे में, बैठती है बिस्तर पर तकिए के सहारे, ढेर सी कहानियां कहने। सुनाती है राजा रानी की कहानी, सुनाती है राजा रानी की कहानी, तो कभी जंगल में रहने वाली बूढ़ी दादी की कहानी। सुनाती है राजा रानी की कहानी, तो कभी जंगल में रहने वाली बूढ़ी दादी की कहानी। धूप ने कभी नहीं सुनाई ठीक एक दिन पहले की कोई ताज़ा कहानी। धूप ने कभी नहीं सुनाई ठीक एक दिन पहले की कोई ताज़ा कहानी। वह जानती है ताज़ी व सच्ची कहानियाँ नहीं पसंद करता है कोई। वह जानती है ताज़ी व सच्ची कहानियाँ नहीं पसंद करता है कोई। वह यह भी जानती है कि ताज़ी कहानियों को सुन हंसी भी नहीं आती। फिर ऐसे वक्त जब हंसी की कमी पड़ गई हो, भूल गए हों लोग हंसना, बात बेबात ठहाका लगाना। दरअसल हंसते हुए लोगों को अब देखा जाता है शक की नज़र से। ये एक दृश्य देखिए आप, लोगों ने किस तरीके से हंसता बंद किया, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। ठीक है भैया, आवाज़ नहीं। फिर ऐसे वक्त जब हंसी की कमी पड़ गई हो, भूल गए हों लोग हंसना, बात बेबात ठहाका लगाना। दरअसल हंसते हुए लोगों को अब देखा जाता है शक की नज़रों से। यहाँ तक कि उनके द्वारा बोले गए शब्दों पर बैठाई जाती है जांच। संभावना है कि इस तरह हंसता हुआ आदमी आदमी नहीं, कोई बहरूपिया हो, या हो सकता है षड्यंत्रकारी। हो सकता है इस तरह हंसता हुआ आदमी आदमी नहीं, कोई बहरूपिया हो, या हो सकता है षड्यंत्रकारी। इसीलिए धूप चुपचाप सुनाती है राजा रानी या परियों की कहानी, ताकि हंसते रहें हम। हंसो और हंसो, ज़ोर से हंसो, जल्दी हंसो, ताकि हंसी पर बंदिश न लगा सके कोई। ताकि हंसी पर बंदिश न लगा सके कोई। ये हमारी संवेदनाओं के नष्ट होने की बात है, किस तरीके से हम अपने मानवीय मूल्यों को, मानवीय गुणों को नष्ट कर रहे हैं। योगेश हैं अनुज हमारे, वो भी हैं, धन्यवाद उन्हें भी। विजय भैया ठीक आवाज़ आ रही होगी अब? ठीक ऐसे ही एक और कविता। इस वक्त जब कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। अब इस कविता का दृश्य भी देखिएगा आप सब कि किस तरीके से हम जब सहज होते हैं तो हमारी सहजता के ऊपर भी लोग प्रश्न करने लगते हैं कि ओह, ये आदमी भी इतना सहज हो सकता है। ये व्यक्ति की सहजता को भी एक प्रश्न चिन्ह की तरह देखा जाता है। देखिएगा इस कविता में।
इस वक्त जब कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, देखता हूँ चिड़ियों का उड़ना फुदकना, एक डाल से दूसरे पर जाना या ज़ोर से चहचहाते हुए शोर मचाना। इस वक्त जब कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, देखता हूँ चिड़ियों का उड़ना फुदकना, एक डाल से दूसरे पर जाना या ज़ोर से चहचहाते हुए शोर मचाना। मैं खुश होता हूँ देख कर इसे, सोचता हूँ हम क्यों नहीं करते हैं इस तरह मौज। सोचता हूँ हम क्यों नहीं करते हैं इस तरह मौज, क्यों नहीं खिलखिलाते हैं ज़ोर से, क्यों नहीं करते हैं पेड़ों फूलों तितलियों से प्रेम। क्या सूख चुका है हमारे जीवन का रस, या खिलखिलाने उछल कूद करने से क्या हो जाते हैं हम असभ्य। या खिलखिलाने उछल कूद करने से क्या हो जाते हैं हम असभ्य। व्यक्ति की सहजता को भी सहज नहीं रहने दिया जाता है, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह कर लिए जाते हैं। एक शुद्ध बुद्ध मनुष्य के प्रति भी हमारी बड़ी एक दृष्टि होती है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, इस तरीके से क्यों सोचता है। नितिन भाई बहुत धन्यवाद आपका। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे, और मैं कुछ कविताएं आपके साथ रखूंगा। बरसात का दौर शुरू हो चुका है, तो बारिश के ऊपर कुछ छोटी छोटी सी कुछ कविताएं हैं। तो पहली कविता मैं आपके साथ सामने रखता हूं, जरा सुनिए इसे। अभी जब शुरुआत में पानी नहीं गिर रहा था, लोग बड़े बेचैन हो चुके थे, ये उस दौर की कविता। जरा इस पूरी कविता को सुनिएगा जरा। इस वक्त जब पानी को बहना चाहिए था नालियों नालों से होते हुए नदी की ओर। बारिश में क्या एक दृश्य है ये। इस वक्त जब पानी को बहना चाहिए था नालियों नालों से होते हुए नदी की ओर, तब वह बैठा था मेरे घर दीवार पर टंगे कैलेंडर में चुपचाप। इस वक्त जब पानी को बहना चाहिए था नालियों नालों से होते हुए नदी की ओर, तब वह बैठा था मेरे घर दीवार पर टंगे कैलेंडर में चुपचाप। इस वक्त जब पानी के दिगंबर स्वरूप को देखना चाहते हैं हम, तब वह चुपचाप टेलीविज़न पर सुन रहा है पानी पर बहस। इस वक्त जब पानी के दिगंबर स्वरूप को देखना चाहते हैं हम, तब वह चुपचाप टेलीविज़न पर सुन रहा है पानी पर बहस। इस वक्त जब पानी के लिए हो रहे हैं यज्ञ हवन पूजा पाठ, एक नन्ही बिटिया लगा रही है पेड़ बादलों को बुलाने आंगन में खेलने के लिए। एक नन्ही बिटिया लगा रही है पेड़ बादलों को बुलाने आंगन में खेलने के लिए। जो करना चाहिए कहीं उसके प्रति ज़्यादा सचेत है एक छोटी सी बेटी, उसे कहने की और कोशिश थी इस कविता में। अब बहुत छोटी छोटी सी 3-4 कविताएं और हैं। कविता जी हैं का स्वागत है, धन्यवाद उनके। सत्यम भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अजय भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पानी की कविता आपको अच्छी लगी। मैं 2-3 कविताएं और इससे जुड़ी हुई अभी रख रहा हूँ आपके। बारिश पर कविताएं। पहली कविता बारिश। अभी अभी बारिश हुई भीग गए पेड़ पौधे। अभी अभी बारिश हुई भीग गए पेड़ पौधे, भीग गई धरती भीग गए ढोर डांगर। अभी अभी बारिश हुई भीग गए पेड़ पौधे, भीग गई धरती
भीग गए ढोर डांगर, बारिश होती ही है भिगोने के लिए। बारिश होती ही है भिगोने के लिए, बारिश बारिश में इस तरह भीग जाना बादलों का स्नेह जताना ही होता है। बारिश में इस तरह भीग जाना बादलों का स्नेह जताना ही होता है। ये पहली कविता थी। दूसरी देखिए, चुप चुप सहन करते असहनीय हो जाती है जब आसमान की पीड़ा। चुप चुप सहन करते असहनीय हो जाती है जब आसमान की पीड़ा, तब करता है वह गरजते चमकते बादलों को इकट्ठा, करता है भयव्याप्त, मचाता है चारों ओर अंधकार सा, फिर भयंकर क्रोध में दहाड़ते उतारता है अपना सैन्य बल धरती को जल प्लावित करने। बारिश की शुरुआत में इसी तरीके का एक दृश्य होता है कि पहले बादल गरजना शुरू होंगे, बिजली चमकना शुरू होगी और फिर बारिश आती है। आदरणीय रामवल्लभ जी गुप्ता हमारे जीजा जी हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे सुन रहे हैं। रागिनी जी बहुत धन्यवाद आपको भी। चलिए तीसरी कविता इसी से जुड़ी, बारिश। कितनी भोली हो बारिश तुम, कितनी भोली हो बारिश तुम, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर माँ सा प्यार जताते अपनी स्नेहिल बूंदों से ओढ़ा ही देती हो हरी भरी खूबसूरत सी चादर। बारिश कितनी भोली हो, बारिश कितनी भोली हो बारिश तुम, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर माँ सा प्यार जताते अपनी स्नेहिल बूंदों से उड़ा ही देती हो हरी भरी खूबसूरत सी चादर। हमारे सारे अपराधों को क्षमा करती इधर। हम पेड़ काटते हैं, हम धरती खोदते हैं, प्रदूषण बढ़ाते हैं, सारा कुछ करते हैं, पर बावजूद इसके बरसात आती है और अपने स्नेह जल से हमें सिंचित करते हुए पूरी धरती को हरा भरा बना देती है। अजय भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अजय कमल जी निमा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसे आया। एक और शब्द कविता देखिए आप, बारिश के ही ऊपर। बारिश में भीगते हुए भीग जाते हैं शब्द, बारिश में भीगते हुए भीग जाते हैं प्रार्थना के शब्द। बारिश में भीगते हुए भीग जाते हैं प्रार्थना के शब्द, भीगे हुए शब्द ईश्वर को प्रिय होते हैं। भीगे हुए शब्द ईश्वर को प्रिय होते हैं। ये बारिश का एक दृश्य। काफ़ी समय हो गया, लगभग 45-50 मिनट हुए जा रहे हैं। बस अंतिम 2 रचनाएं और आपके सामने। एक तरह से ये खुद के प्रति एक संवाद है। सावन का इसमें पूरा एक दृश्य उपस्थित होता है। ये जरा इसे सुनिएगा। चुप हूं, कविता का शीर्षक ही है सावन। चुप हूं उदास नहीं, चुप हूं उदास नहीं, चुप्पी उदासी की ही नहीं होती, चुप्पी उदासी की ही नहीं होती, पर किससे करूं बातें। सभी हैं व्यस्त, सभी के हैं अपने अपने किस्से, राग रंग सुख दुख प्रेम व छिछियाओं के। सभी हैं व्यस्त, सभी के हैं अपने अपने किस्से, राग रंग सुख दुख प्रेम व छिछियाओं के। बेसुध हैं हम इतने कि फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं कौए व कोयल में। ये हमारी व्यस्तताएं। बेसुध हैं हम इतने कि फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं कौए व कोयल में। चमगादड़ें सरेआम लूट कर ले जा रही हैं फूलों की गंध। क्या हो गया है तुम्हें, उठो मेरे यार,
चलो गाते हैं ढोलक की थाप पर कजरी, मृदंग पर आल्हा, आम पर बांधते हैं झूला, आम पर बांधते हैं झूला, ले आते हैं रंग बिरंगे कंचे, सच कहूँ अभी गया ही नहीं है सावन, चलो लौटा लाएं उसे। सच कहूँ अभी गया नहीं है सावन, चलो लौटा लाएं उसे। ये प्रतिमा बहन हमारी है, बहुत धन्यवाद प्रतिमा। संगीता जी धन्यवाद आपको। एक और कविता, ये पूरी प्रकृति के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण हो, प्रकृति किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करती है, उसको लेके एक कविता है। पहाड़ लौटा ही देते हैं हमारी आवाज़ को, पहाड़ लौटा ही देते हैं हमारी आवाज़ को, वे उसे बचाकर नहीं रखना चाहते। कभी पहाड़ों पर जाकर आप ज़ोर से बोलिए तो आवाज़ हमारी लौट के आती है, जो प्रतिध्वनि होती है उसको। तो वो क्यों होती है ज़रा देखिएगा इस पूरी कविता में। पहाड़ लौटा ही देते हैं हमारी आवाज़ को, वे उसे बचाकर नहीं रखना चाहते अपने पास, वे बचाते हैं पक्षियों का कलरव, नदियों का संगीत, पहाड़ नहीं चाहते कि हम वहाँ रहें। वे बचाते हैं पक्षियों का कलरव, नदियों का संगीत, पहाड़ नहीं चाहते कि हम वहाँ रहें। हमारा होना वैसे भी किसी को अच्छा नहीं लगता, हमारा होना वैसे भी किसी को अच्छा नहीं लगता, न नदी को, न पहाड़ को, न पशु पक्षियों को। क्या सचमुच हम बहुत बुरे हैं? क्या सचमुच हम बहुत बुरे हैं? ये सवाल कहीं हम सब के लिए एक चिंता का और चिंतन का एक अवसर देता है। तो इस तरीके से लगभग हम लोग 50 मिनट हो चुके हैं और मुझे लगता है कि हमने लगभग 12-13 कविताएं इस बीच में पढ़ी। आप सब को बहुत पसंद आई, ये मैं यहाँ देख रहा हूँ तो बड़ी खुशी भी हुई। अंत में मैं एक कविता और पढ़ूँगा। ये कविता कहीं इस बात को समर्थन देने की भी कोशिश करती है कि जिस तरीके से नीमा दर्पण का मंच जिसने एक विषम समय में संवाद स्थापित किया और उस संवाद से किस तरीके का एक सृजनात्मक माहौल पैदा हुआ, उसके समर्थन में भी ये कविता लिखेगी। जी भी, पहाड़ों से सवाल ही है ये कि हम लोग बड़े कहीं दूर हो जाते हैं, हमें तो लगता है कि हम पहाड़ पे पास जाएं, पर पहाड़ नहीं चाहते हैं। इस कविता का शीर्षक है बातें। हवाओं की तरह चलते रहना चाहिए बातें, हवाओं की तरह चलते रहना चाहिए बातें, जरूरी नहीं है कि हमेशा शीतल मंद बयार बहे, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा शीतल मंद बयार बहे। बवंडरों को आना भी बेहद ज़रूरी है, बवंडरों का आना भी बेहद ज़रूरी है। वे दूर जा बादलों से बतियाव कर ले आते हैं उन्हें बारिश के लिए। जिन बवंडरों से हम डरते हैं वो भी बड़े ज़रूरी होते हैं। देखिए ज़रा,
बवंडरों का आना भी बेहद ज़रूरी है। वे दूर जा बादलों से बतियाव कर ले आते हैं उन्हें बारिश के लिए। वे हवाएं ही हैं जो ढूंढ लाती हैं कोयल को सुरीली मीठी तान सुनाने, किंतु हवाएं धधकते हुए फैलाती हैं आतंक भी। किंतु हवाएं धधकते हुए फैलाती हैं आतंक भी, तब वे कैद कर देती हैं हमें घरों के भीतर। दोस्तों, यह समय भले ही होता है बेहद खतरनाक, छा जाता है चारों ओर सन्नाटा, बस इसी समय खुसुर पुसुर करते हुए धरती खोल देती है अपनी कोख बूंदों को समा लेने के लिए। दोस्तों, यह समय भले ही होता है बेहद खतरनाक, छा जाता है चारों ओर सन्नाटा, बस इसी समय खुसुर पुसुर करते हुए धरती खोल देती है अपनी कोख बूंदों को समा लेने के लिए। तो इस तरीके से हमारे बीच में संवाद होते रहना चाहिए, और ये संवाद का ही प्रतिफल है कि बहुतेरे लोग इस रचना धर्म के यज्ञ में शामिल हुए। सब लोग अपनी अपनी आहुतियाँ जो हैं वो इसमें डाल रहे हैं, और पूरा का पूरा समाज इस समय एक सर्जनात्मक माहौल से बड़ा ओतप्रोत हो चुका है। ये बड़ी खुशी की बात है कि, और मैं इस पूरे काम के लिए आदरणीय श्री प्रभु नारायण जी नेमा को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक जिद और जुनून की तरह इस पूरे कार्यक्रम को लेते हुए निरंतर वो लगे हुए हैं, लोगों से लगातार बातचीत करें। जब मेरा जैसा आदमी 2 बार उनको मना कर चुका, फिर उन्होंने कहा कि भैया इस बार हम आपकी तारीख तय ही कर देते हैं। तो कहीं एक व्यक्ति की जिद देखिए कि वो नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति इस सृजन पक्ष से दूर हो जाए। तो नेमा दर्पण की ये पूरी की पूरी टीम, आदरणीय प्रभु नारायण जी सहित जितने भी साथी इसमें जुड़े हुए हैं, जो हमारे परिजन हैं, इन सारे लोगों ने जो माहौल बना कर रखा है, और उससे मेरे जैसे लोगों को जो बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तो सबसे पहली बात ये कि मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ इस पूरे मंच का कि हम सब लोगों के लिए ये अच्छा अवसर मिला हुआ है। पहली बार तो आदरणीय अजय भैया ने बहुत कहा, मैंने उनसे भी मना किया था कि मैं शायद नहीं पढ़ पाऊँगा कविता, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कविता तो पढ़ना है, कोशिश करो। तो हम सारे लोग इससे जुड़े हुए, जो थोड़ी बहुत मुझसे बन सकी थी कविताएं लिखते हैं, वो किस हद तक कविताएं हैं, किस हद तक कविता के मानदंडों को पूरा कर रही हैं, इस पर आपकी दृष्टि होगी। और मैं चाहूँगा कि आप बड़े बेबाकी के साथ इसकी प्रतिक्रिया दें कि अगर वो मेरी कविताएं ठीक नहीं लगी तो इसमें क्या कमी थी, या अच्छी लगी तो क्या बात अच्छी लगी। तो मैं इंतज़ार करूँगा आप सबकी टिप्पणियों का। आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। आप सभी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।